फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 179। इससे पहले इस कहानी के 178 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। श्रिया अंशिका के कमरे में चली गई। अंशिका भी इस वक्त तैयार हो चुकी थी। येलो कलर के लहंगे में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की चमक एकदम से अलग थी। अंशिका ने जैसे ही सिया को अपने कमरे में देखा तो कंफर्म करते हुए बोलती है कि तुम सिया हो। तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा कि हाँ, मेरा नाम सिया है। और फिर अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद सिया और अंशिका दोनों ही तैयार होकर सीधा नीचे की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि बहुत देर से उन्हें नीचे बुलाया जा रहा था। और फिर संकल्प ने जैसे ही सिया की तरफ देखा तो उसकी नज़र तो अभी सिया पर ही जाकर टिक जाती है। उसकी आंखों के सामने बस सिया का चेहरा ही दिख रहा था। लाइट येलो कलर के लहंगे में सिया एकदम से कहर ढा रही थी और उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद वो इतने अच्छे से तैयार जो हुई थी और फिर उसे प्रताप हाउस में बहुत अच्छा भी लग रहा था। सबके साथ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इतना तो वो भी समझ गई थी कि अब उसके बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। जहाँ सब सिया और अंशिका को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो वहीं संजना की आंखें तो एकदम से गुस्से से लाल हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ गुस्से से घूर कर देखा तो मधु ने भी अब संजना को ही थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि देख ले, अगर तू खुद को शांत रखेगी और फिर संकल्प को अपने इशारों पर नचा लेगी ना, तो सच कहती हूँ तुझे भी इतने ही सुंदर सुंदर और एक्सपेंसिव कपड़े पहनने को मिलेंगे और इतनी ही ज़्यादा इज्जत मिलेगी और फिर हमें ज़िंदगी भर काम भी नहीं करना पड़ेगा बेटा। बस कुछ भी करके संकल्प को अपने साथ खुश रख दो। तो संजना ने भी एक गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और ये बात तो तय ही थी कि संजना का गुस्सा उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो किट्टू ने भी अंशिका की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें तो हल्की हल्की सी नम हो गई थी। फाइनली अंशिका हमेशा के लिए प्रताप हाउस से जाने वाली थी। किट्टू को ऐसे देखकर रुद्र ने भी अब किट्टू को एक तरफ से अपने गले लगाया और फिर प्यार से बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, अभी तो सिर्फ हल्दी की रस्म है, हमारी बेटी की मेहंदी भी बाकी है और फिर शादी भी तो बाकी है और फिर सबसे बड़ी बात विदाई। विदाई पर तुम क्या करोगी? देखो लिटिल खरगोश, अगर तुम ऐसे ही रोगी ना तो सच कहता हूँ मैं नहीं करने वाला हूँ अपनी बेटी की शादी। चाहे अरमान उसे कितना भी ज़्यादा प्यार करता हो, मैं उसे यहाँ से कभी नहीं भेजूंगा। केटू ने भी रुद्र के सीने पर हल्का सा मारते हुए कहा कि रुद्र, आप भी ना कैसी बातें करते हो, हमेशा बस मजाक करना रहता है। भला बेटी को क्या जिंदगी भर अपने घर पर बैठा कर रखेंगे क्या? ये तो दुनिया का रिवाज होता है ना, बेटी को तो अपने घर जाना ही पड़ता है, फिर वो चाहे जैसे भी जाए। तो रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अगर मेरी बेटी मेरे खरगोश को रुला कर जाएगी ना तो सच कहता हूँ मैं उसे भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा अपने खरगोश को खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा अपने पास रख लूंगा उसे। और फिर तभी पीछे से नरेन ने कहा कि रुद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर बेटी माँ को रुला कर दूसरे घर पर जाएगी तो फिर उसे अपने घर में ही रख लेना चाहिए, कहीं भी नहीं भेजना चाहिए। इतना कहकर तो नरेन ने भी अब रुद्र की तरफ प्यार से देखा और फिर रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो बोलता है कि पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तभी नरेन ने फिर से कहा कि तो फिर क्यों ना इसकी शुरुआत किट्टू से ही की जाए, क्योंकि अब मन तो हमारा भी किट्टू के बिना नहीं लगता है हमारे घर पर। ये सुनते ही सौम्या और किट्टू तो एकदम से हंसने लगी थी। उन दोनों को ही हंसी आ गई थी, लेकिन रुद्र का चेहरा तो एकदम से बच्चों जैसा छोटा हो गया था। तभी रुद्र बोलता है कि आई थिंक किट्टू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अंशिका को खुशी खुशी उसके घर भेज देना चाहिए, बेटी को हमें अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। इतना कहकर रुद्र ने भी मुंह बनाकर किट्टू की तरफ देखा और फिर किट्टू ने भी मुस्कुरा कर रुद्र के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और बोलती है कि मेरे पापा से पंगा कम ही लिया करो आप। थोड़ी देर बाद अरमान और अंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अरमान अंशिका को ही देखे जा रहा था और फिर अंशिका के चेहरे पर तो बड़ी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर सब एक एक करके अरमान और अंशिका को हल्दी लगाने लगते हैं। और फिर सब आज बहुत ही ज्यादा खुश थे कि फाइनली अंशिका और अरमान की शादी हो रही थी। फाइनली अंशिका की शादी उसकी खुशी से ही हो रही थी। उसके पापा भी मान गए थे और फिर रुद्र भी दिखा नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। अपनी लाडली को ऐसे विदा करने के लिए उसका भी मन नहीं कह रहा था, उसके बस में बिल्कुल भी नहीं था। वो अलग बात थी कि उसने किट्टू को समझा दिया था, लेकिन खुद भी अंशिका को अपनी नज़रों के सामने से दूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अंशिका से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तभी नील ने भी रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा कि ज़्यादा दूर नहीं जा रही है तेरी बेटी, सामने ही तो जा रही है। तुझे तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे ने
आते ही तेरी दोनों ही प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर दिया। ना तो शिखा का दिल दुखाया और फिर ना ही तेरे दिल का दिल दुखाया है, समझा तू। तेरी बेटी भी हमेशा तेरे पास रहेगी। जब मन करे अपनी बेटी को घर बुला लेना और फिर घर के सामने ही तो रहेगी, तो हमें पता भी रहेगा कि हमारी बेटी वहाँ पर कितना ज़्यादा खुश है और फिर हमारी बेटी अरमान को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। इतना कहकर नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो नील ने भी अब रुद्र के गाल को हल्का सा पकड़कर हिलाते हुए कहा कि यार थोड़ा सा मुस्कुरा लेगा तो तेरी अकड़ कम नहीं हो जाएगी। तो रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। देखते ही देखते पूरी फैमिली अब फिर से हल्दी की होली खेलने लगी थी। सब एक दूसरे पर हल्दी वाला रंग बरसा रहे थे। उनका तो काम ही था कि छोटा सा भी फंक्शन होता तो वह सब मिलकर उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते थे। खासकर बंदरों की टुकड़ी का तो आज कोई जवाब ही नहीं था। नाच नाच कर उनका बुरा हाल हो चुका था। घर में ऐसा कोई भी नहीं बचा था जिसे बंदरों की टुकड़ी ने नचाया ना हो और सबके साथ होली ना खेली हो। तो अरमान और आशिका तो अभी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही डांस करते करते अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। दोनों के चेहरे से मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। संकल्प भी नाचता नाचता सिया के पास आता है और फिर सिया जो निर्भय के पास चली जाती है क्योंकि उसे निर्भय के साथ ही थोड़ा सा कंफर्ट फील होता था। निशि ये सब कुछ दूर से देख रही थी और फिर उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी और दिल में थोड़ी थोड़ी सी जलन, लेकिन उसने अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। तो वहीं संकल्प को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो डांस करता करता एकदम से रुक गया और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने खुद को मिरर में देखा और फिर गुस्से से बोलता है कि यार मैं इतना बुरा हूँ क्या। मैं सिया के करीब जाता हूँ तो वो सिया बंदर की तरह उछलकर उस निर्भय के पास पहुँच जाती है। ऐसा भी क्या कांटा लगा है मेरे अंदर जो वो इतना ज़्यादा डरती है मुझसे। अगले ही पल संकल्प खुद से ही बोलता है कि वो क्या है ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ और फिर ऊपर से मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया है और फिर इसीलिए शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है। मगर मेरा नाम भी संकल्प नहीं, कब तक ऐसे इग्नोर करेगी। मैं भी संकल्प हूँ। संकल्प सिया से दोस्ती तो अब करके ही रहूँगा। बहुत देर तक डांस करने के बाद सिया निर्भय से बोलती है कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए। तो निर्भय को अब बिल्कुल भी ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि म्यूजिक की आवाज़ बहुत ही तेज चल रही थी। सिया ने इशारों से फ़ोन मांगा निर्भय से और फिर निर्भय ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपना फ़ोन निकालकर सिया के हाथ में रख दिया और फिर तभी उसकी नज़र अचानक से निशि पर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर निर्भय को ही देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा जेलस फील कर रही है। निर्भय के दिल में तो अब लड्डू फूट रहे थे। उसने सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को हल्का सा पीछे करते हुए इशारों में कहा कि फ़ोन क्यों चाहिए तुम्हें। तो सिया ने भी अब इशारों में कहा कि किसी से बात करनी है इसीलिए। तो निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सिया जो फ़ोन लेकर सीधा गार्डन की तरफ चली जाती है। सिया बाहर आकर किसी को जल्दी से फ़ोन करती है और फिर बोलती है कि मैं प्रताप हाउस में आ गई हूँ। मैंने सबको हमारे बारे में सारी चीज़ें सच सच बता दिया है। प्लीज़ तुम कुछ भी करके कल यहाँ पर आ जाना। बड़े पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और हम दोनों की शादी की बात भी करना चाहते हैं। हाँ हाँ प्लीज़ कल ज़रूर आ जाना। कोई बात नहीं है, आज मैं सबको ये कह दूँगी कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे इसीलिए नहीं आ पाओगे, लेकिन प्लीज़ कल ज़रूर आ जाना तुम, क्योंकि सब तुमसे कल ही मिलना चाहते हैं। उसने थोड़ी देर और बात की और फिर फ़ोन कट कर दिया और जैसे ही वो पलटी तो निर्भय से टकरा गई। तो निर्भय के बिल्कुल पीछे संकल्प खड़ा हुआ था और फिर संकल्प के बिल्कुल पीछे निशि खड़ी हुई थी, लेकिन वो सब थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे इसीलिए किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। तभी निर्भय अब सिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि किससे बात कर रही थी तुम। तो सिया ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि बस वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी मैं। इतना कहकर सिया ने फ़ोन निर्भय के हाथों में दिया और फिर सीधा अंदर की तरफ चली जाती है। उसने ना तो संकल्प की तरफ देखा और ना ही निशि की तरफ देखा, वो तो बस खुशी खुशी सीधे अंदर चली जाती है। संकल्प निर्भय के पास जाकर बोलता है कि यार किससे बात कर रही थी ये अभी। तो निर्भय ने कहा कि यार अपने किसी फ्रेंड से बता रही थी कि वो किसी फ्रेंड से बात कर रही है। तभी वहाँ पर संजना आती है और फिर संकल्प की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए बोलती है कि चलो ना हम भी साथ में मिलकर डांस करते हैं। यहाँ पर अकेले क्या खड़े कर रहे हो तुम, कितनी देर से देख रही हो तुम्हें, आप तो बस अपनी फैमिली में ही बिजी हो, मेरी तरफ तो आपने नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। तो संकल्प अभी जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है और इसके जाते ही निशि निर्भय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर निर्भय ने भी थोड़ा सा
अनजान बनते हुए कहा कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या निशी तुम्हें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। निशी की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, अभी उसकी एज थोड़ी कम ही थी। उसे बात दिल पर ही लग जाया करती थी। उसने भी अपनी नम आंखों से निर्भय की तरफ घूर कर देखा और बोलती है कि आप सिया को पसंद करते हो क्या? तो निर्भय बोलता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा पसंद करता हूँ मैं उसे। तो निशी की आंखों में जो पानी था वो एकदम से बह गया था, लेकिन निर्भय ने इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर लिया था और वो जानबूझकर चुप रहता है, क्योंकि वो निशी के मुँह से सुनना चाहता था कि निशी भी उससे प्यार करने लगी है, वो भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन ये बात निशी कभी भी निर्भय के सामने आकर नहीं बोल पाती थी। और फिर ऊपर से राहुल से बात किए हुए तो उसे कई महीने हो गए थे। अब तो वो राहुल का नाम भी नहीं लेती थी, पूरी तरह से राहुल को भूल चुकी थी। लेकिन निर्भय के सामने अपना प्यार एक्सेप्ट करने में उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आती थी और फिर बहुत ही ज़्यादा डर भी लगा करता था। तभी निर्भय बोलता है कि देखो निशी, राहुल से प्यार करती हो ना, तो फिर कुछ ही दिनों में शादी करके उसके साथ चली जाओगी तुम। मैं रह जाऊँगा अकेला यहाँ पर, फिर मेरे साथ भी तो मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी ना, मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए होगा, क्योंकि तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे। इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सिया अच्छी लगती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं बहुत ही जल्द सिया से अपने दिल की बात बोल दूंगा और फिर उसके साथ शादी भी कर लूँगा। अपनी फैमिली वालों को भी बता दूंगा। वैसे भी मम्मी पापा मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। फिर तो अब मुझे किसी लड़की की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी के सामने बुरा नहीं बनाऊंगा, किसी के सामने भी नहीं, बल्कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से खुद ही सॉल्व कर दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो और फिर हाँ, राहुल से भी कह देना कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिल ले, ताकि मैं तुम्हारे और राहुल की बात अजीत अंकल से कह सकूं और जल्द से जल्द तुम्हारी और राहुल की शादी करवा सकूं। ओके। अब निशी के आंसू एकदम से रुक नहीं रहे थे, उसके आंसू तो एकदम से टपकने लगे थे। वो निर्भय को हैरानी से देखे जा रही थी। अभी कुछ दिनों पहले तो निर्भय ने अपने दिल की बात उसे सचादेवा हाउस के किचन में बता दी थी और अब वो निशी को सीधा सीधा किनारा कर रहा था, इतना ज्यादा इग्नोर कर रहा था जिससे निशी बहुत ही ज्यादा टूटी जा रही थी। तभी निर्भय ने निशी के आंसू को प्यार से पोंछते हुए कहा कि यार, अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम अपने राहुल के साथ खुश रहोगी, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और फिर मैं भी अपनी सिया के साथ खुश रहने वाला हूँ। इतना कहकर निर्भय ने निशी के आंसू साफ किया और फिर सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। हालांकि उसके दिल में अभी धक धक हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसने खड़े खड़े ही निशी को ऐसे ही रुला दिया था। लेकिन वो इतना जानता था कि जब तक निशी के दिल पर चोट नहीं लगेगी, जब तक उसे इस चीज का एहसास नहीं होगा, वो अपने दिल की बात कभी भी उससे नहीं कहेगी। निर्भय अंदर जाकर डांस करने लगा, लेकिन उसकी नजर अभी बार बार बाहर ही जा रही थी जहाँ पर निशी खड़ी हुई थी। थोड़ी देर में ही निशी भी अपने आंसू को पोंछकर खुद को संभाल कर अंदर आ जाती है। देखते ही देखते फंक्शन भी खत्म हो गया था। रोहान ने अरमान की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपने घर से बाहर की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि बस अरमान, कितना ज़्यादा डांस करेगा तू, थक जाएगा यार, कल का फंक्शन भी तो बाकी है और फिर परसों का भी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घोड़ी पर बैठाएगा ही नहीं, नाचता नाचता ही यहाँ पर कूद कर आ जाएगा। तू कितना ज़्यादा नाचेगा, अब बस कर दे यार। अरमान बोलता है कि तो फिर ठीक है ना, घोड़ी लाकर क्या करूँगा मैं, 4 कदम की दूरी पर ही तो है तुम्हारा घर, ऐसे ही आ जाऊंगा नाचता नाचता। तो रोहान ने भी अरमान को लगभग अपने घर के गार्डन की तरफ ढकेलते हुए कहा कि पहले अपने घर पर तो जा, तू हद हो गई है भाई, हमें कल की भी तो तैयारी करनी है। तू क्या आज ही सारा बवंडर यहाँ पर कर देगा? तेरा क्या, तू तो उठेगा और मुँह धोकर तैयार हो जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे घर पर। अरमान ने भी रोहान को उंगली दिखाते हुए कहा कि यार ऐसा मत बोल, नहाता भी हूँ मैं, तुझे पता नहीं है क्या? तो रोहान ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और बोलता है कि हाँ हाँ मेरे भाई प्लीज अब तू चला जा, रात के 9 बज गए हैं। 9 मम्मी पापा तो कब के चले गए हैं और फिर निशी भी 2 बार आ चुकी है तुझे यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन तू है जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, यहाँ पर अभी तक नाच रहा है तू। अरमान ने भी हंसकर कहा कि यार तुझे तो पता ही है ना, इतनी मुश्किल से तो ये दिन आया है ना, मैं ज्यादा खुश नहीं होता तो फिर अंशिका से शादी हो रही है मेरी, इतना ज्यादा खुश हूँ मैं कि अब मैं क्या ही बताऊँ, नाचना तो मेरा हक बनता है। रोहान अब अरमान को खींचता हुआ सचदेवा हाउस के बाहर लेकर आ गया था और फिर बोलता है कि अरमान बस बस बहुत हो गया है यार, इतना बचपना ठीक नहीं है, तेरी शादी होने वाली है और फिर तुझ पर अंशिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बच्ची है और फिर ऊपर से तू भी उसके साथ ऐसे ही बचपना करेगा तो फिर तुम दोनों का तो घर बस गया, तो क्या ही होगा तुम लोगों का, थोड़ा सा तो मेच्योर बन जा तू, मेरा पहले वाला अरमान बन जा यार प्लीज़, जो मेरे एक्सीडेंट के बाद बड़ा हो गया था।
अगले ही पल अरमान भी थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा ब्रो, बस एक बार मेरी अंशिका मेरे घर पर आ जाए, फिर तो मैं खुद ही सब हैंडल कर लूँगा। रोहान ने भी मुस्कुराकर अरमान के गाल को हल्का सा थपथपाया और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अरमान ने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर सीधा अपने घर के अंदर चला गया। रोहान जब सचदेवा हाउस आया था तो सब रोहान को ही देखकर हंसने लगे थे। रोहान ने भी हंसते हुए कहा कि मैं क्या करूं, वो ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है, मुझे ही संभालना रहता था। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना तो वो बड़ा बन गया था, मगर अब क्या करें, अब मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं तो फिर वो फिर से बच्चा हो गया। लगता है मेरी आंखों को ठीक नहीं होना चाहिए था। रोहान की बात सुनकर तो नील और रुद्र दोनों ही अब शुभ की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें भी वो दिन एकदम से याद आ गए थे जब शुभ भी रुद्र और नील के जाने के बाद बड़ा हो गया था और समझदार बन गया था। और फिर उनके वापस आते ही वो फिर से अपने अंदर सोए हुए बच्चे को जगा दिया था और फिर से बच्चों वाली हरकतें करने लगा था। तो वहीं अंशिका जब अपने कमरे में फ्रेश होकर आती है तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि अरमान उसके बेड पर आराम से पैर फैलाकर लेटा हुआ था, जैसे आज उसके कमरे में से वो जाएगा ही नहीं। अंशिका काफी ज्यादा हैरानी से बोलती है कि तुम्हें तो भाई अभी अभी घर पर छोड़कर आए थे ना। तो अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अभी तो मैंने अपनी झांसी की रानी के साथ हल्दी की रस्म भी नहीं करी है, तो फिर ऐसे कैसे अपने घर पर चले जाता, मैं तो इतनी जल्दी अपने घर पर कैसे चला जाता, बोलो। अरमान भी अब अंशिका के पास आता है और फिर अंशिका ने भी सबसे पहले अपने कमरे का गेट बंद किया और फिर वो अरमान को देखकर बोलती है कि बस बस 2 ही दिन तो रह गए हैं अरमान, प्लीज जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तुम्हें। तो अरमान ने अगले ही पल अंशिका की कमर पर अपना हाथ रखा और फिर अंशिका ने भी महसूस किया कि अरमान के हाथ में हल्दी लगी हुई है जो उसकी कमर पर लग गई थी। और फिर अंशिका ने भी अरमान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करी, पर अरमान ने भी अगले ही पल अंशिका के होंठों को चूम लिया और फिर एक मीठी सी किस करने के बाद अपना माथा उसके माथे से लगाकर प्यार से बोलता है कि अब तुम परमानेंट के लिए मेरी हो जाओगी, अब कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता हो, और इसीलिए तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मुझे खुद से दूर करने की जरा सी भी कोशिश मत करना, आज के बाद तुम मुझे दूर नहीं करोगी। इतना कहकर उसने अपने दूसरे हाथ को पकड़ी हुई हल्दी अंशिका के गाल पर लगाकर उसकी गर्दन तक लेकर आ जाता है और फिर अंशिका ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर अगले ही पल अरमान को अपने गले लगा लिया था। दोनों ही एक दूसरे की गले लग गए थे और फिर अरमान ने भी अपनी पकड़ अंशिका पर कस दी थी और फिर थोड़ा सा उसे उठाकर गोल गोल घुमा दिया था। फाइनली अरमान ने अंशिका को अपना बना ही लिया था, आज वो दोनों हमेशा के लिए अपना होने वाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ निर्भय, जो कि अभी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था, आज जो उसे निशी की आंखों में आंसू देखे थे उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था। तो निर्भय की बालकनी से निशी की बालकनी दिखाई दे रही थी। निर्भय इस उम्मीद से बाहर खड़ा हुआ था कि शायद निशी एक बार बालकनी में आ जाएगी और वो उसे देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कर लेगा, लेकिन निशी बालकनी में नहीं आती है और ना ही उसके कमरे की लाइट ऑन हो रही थी। तो निर्भय भी अब टाइम देखता है तो 9:30 बज रहे थे। निर्भय खुद से ही बोलता है कि निशी इतनी जल्दी सोती तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज शायद थकावट के मारे सो गई हो। फिर वो खुद से ही फिर से बोलता है कि यार मुझे निशी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए था, लगता है मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया और फिर मैंने उसे रुला भी तो दिया है। कुछ सोचकर निर्भय अभी प्रताप हाउस से चला गया था और फिर वो सीधा सचदेवा हाउस के बाहर जाकर रुक जाता है, लेकिन कदम बढ़ाने की हिम्मत उसके अंदर हो ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि वो निशी तक कैसे पहुंचे, कोई उसे देख न ले, उसे बस एक ही बार निशी को सही सलामत देखना था और फिर उसे वापस से प्रताप हाउस आ जाना था। उसने फिर से टाइम देखा था और फिर खुद से बोलता है कि यार इस वक्त जाऊंगा तो मिस्टर सचदेवा को बुरा लगेगा, वैसे भी उनकी फितरत में कुछ ना कुछ रुद्र मामू जरूर दिखाई देते हैं मुझे। और फिर वो वापस से प्रताप हाउस के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही देर से निशी के कमरे की बालकनी को ही देखे जा रहा था, बस उसे एक उम्मीद थी कि बस निशी एक बार अपनी बालकनी में आ जाए। और तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, तो निर्भय ने भी पलट कर देखा तो वहाँ पर नील खड़ा हुआ था। नील बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पर क्यों खड़ा है तू? तो निर्भय भी थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि अरे बड़े पापा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आप तो सबके दिल की बात समझ जाते हो ना, तो फिर आज मैं भी ना निशी का दिल दुखा दिया था और फिर अब मैं भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे कैसे मिलूँ। इस वक्त सचदेवा हाउस जाऊँगा तो सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और फिर नील ने भी उसे देखते हुए कहा कि तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है, जाकर बालकनी में जंप मार। और फिर यहाँ से निशी का कमरा भी तो साफ दिखाई देता है। निर्भय भी निशी के कमरे की बालकनी की ओर देखकर बोलता है कि बड़े पापा, आपको नहीं
नहीं लगता है कि बालकनी थोड़ी ज़्यादा ही ऊंची है। मैं जितना भी जंप मार लूँ बालकनी तक मेरे हाथ नहीं पहुँचेंगे, और फिर अगर गलती से भी गिर गया ना तो हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। तो नील ने भी अपने गार्डन में एक नज़र घुमाई तो वहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी हुई थी। नील बोलता है कि चल उस सीढ़ी से चढ़कर चला जा तू। ओके। तो निर्भय ने भी मुस्कुरा कर नील की तरफ देखा और फिर नील की बलाइयाँ लेते हुए प्यार से कहा कि अरे वाह बड़े पापा, अगले जन्म में आप मेरे बड़े पापा ही बनना। आपके जैसा कूल बंदा मेरी पूरी नोबल में नहीं होगा। तो नील ने भी निर्भय के गाल पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा कि चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा मुझे अब, इतने की रुद्र और या फिर तेरा बाप बाहर आ जाए उससे पहले ही निशी के कमरे के पास चला जा, वरना तू जानता है ना वो दोनों ही दुष्ट तुझे ही जाने नहीं देंगे और फिर मुझे भी सुनाएंगे। फिर दोनों ही उस लकड़ी की सीढ़ी को लेकर सीधा निशी की बालकनी तक आ जाते हैं और वहां पर सेट करने लगते हैं। नील ने अभी सीढ़ी को अच्छे से पकड़ा और फिर निर्भय भी सीढ़ी पर चढ़कर निशी की बालकनी में चला जाता है और फिर नीचे देखकर धीरे से बोलता है कि बड़े पापा आप चले जाओ, जब आपकी ज़रूरत होगी ना तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा और आप मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाना। तो नील ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से हवा की तरह चला जाता है। जैसे ही वो अपने गार्डन में पहुँचता है तो निहाल और रुद्र दोनों ही अपने हाथ बांधकर उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तो नील ने भी उन दोनों की तरफ देखा और फिर बेचारा सा मुंह बनाकर मुस्कुरा कर बोलता है कि यार बच्चा है, हमने भी तो कभी ऐसे काम किए थे अपने टाइम पर, बच्चों को तो थोड़ा सा अपडेट होना ही चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे ना बेचारे थोड़े से सीधे रह गए हैं। कब से बालकनी को निहार रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उसे थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तो निहाल ने भी ताली बजाकर कहा कि क्या बात है, घर के सारे बच्चे आकर तुझे ही अपना दुख सुनाते हैं, तेरे ही आगे अपनी बीन बजाते हैं। तो नील ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि तो फिर क्या हो गया, तुझे इतनी ज्यादा जलन क्यों होती है मुझसे और मेरे बच्चों से। तो चल ना अब चल कर अंदर चलते हैं, बच्चे हैं इस उम्र में ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या हमारी उम्र में आकर ये सब कुछ करेंगे। तो निहाल बोलता है कि उम्र तो तेरी भी कम नहीं है, मैंने देखा था जब सब कोई डांस कर रहे थे ना तो मधु जी भी बार बार आकर तेरे पास में ही मटक रही थी, तेरे साथ में ही डांस कर रही थी। तो निहाल ने भी इतना ही कहा था कि तभी रुद्र की हंसी एकदम से छूट जाती है। तो नील ने फिर से गुस्से में अभी संकल्प की तरफ देखा जो कि गार्डन में ही फोन पर किसी से बातें करता हुआ इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तो नील ने भी थोड़ा सा गुस्से में संकल्प को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि संकल्प संकल्प बच्चे यहाँ पर आ, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो संकल्प ने भी अपने बड़े पापा की आवाज़ सुनी तो एकदम से जल्दी से फ़ोन को कट किया और फिर जल्दी से भागता हुआ नील के पास जाकर बोलता है कि हाँ बड़े पापा आपने मुझे बुलाया, क्या कोई काम है। तो नील ने भी अब संकल्प के कान पकड़कर कहा कि हाँ तो फिर क्या करके आया है तू संजना के घर पर, बता मुझे। तो संकल्प ने भी अब निहाल और रुद्र की तरफ देखा जो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। तो संकल्प बोलता है कि बड़े पापा ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था मैंने, ना ही मैंने ऐसा कुछ भी किया है, अब आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो मुझे देखकर। वो तो मधु जी आपसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो रही थी ना, इसीलिए आपके आसपास भटक रही थी। बाकी मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सच में कुछ नहीं कहा, आप चाहें तो निर्भय से खुद ही पूछ ले। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना कि बड़ी माँ को आप पर इतना ज़्यादा भरोसा है, वरना तो बड़ी माँ मधु की चोटी पकड़कर उसे प्रताप हाउस से बाहर निकाल देती और फिर बहुत ज़्यादा पिटाई भी करती। तो नील ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि आज के बाद अगर मधु मेरे पास भी भटक गई ना तो फिर सच कहता हूँ तू ही पिटेगा मुझसे और बहुत ज़्यादा पिटेगा। तो संकल्प ने जैसे तैसे अपना कान छुड़वाया और फिर बोलता है कि देखो देखो बड़े पापा मैंने कुछ भी नहीं कहा था, इतना ज़्यादा हैंडसम बनकर घूमने के लिए आपको कोई देखेगा तो कोई नहीं कहेगा कि आप इस घर के सबसे ज़्यादा बड़े हो, बल्कि आप तो आज भी पापा से छोटे लगते हो। जब भी पापा और आप खड़े होते हो ना तो पापा बड़े लगते हैं और आप छोटे। तो नील एक कदम अभी संकल्प की ओर बढ़ता है और फिर तभी संकल्प भागता हुआ सीधे घर के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही दोनों हंसने लगते हैं और फिर नील बोलता है कि भाई प्लीज़ मुझे बख्श दो यार, क्यों शरीफ इंसान को ऐसे बदनाम करने पर तुले हो, क्यों पीछे पड़े हो हाथ धोकर मेरे। तो रुद्र ने भी अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर कहा कि शरीफ और तू वो दिन भूल गया तू जब तेरी याददाश्त से चली गई थी और फिर तुझे तो बिना क्लब में जाए हुए रोटी ही नहीं पचती थी, हर रात को तुझे क्लब में जाना रहता था, नाचना रहता था। पुराने दिन याद करके तीनों ही हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निर्भय निशी के कमरे में आ गया था और बहुत देर से उस अंधेरे से कमरे में खड़ा रहता है। उसे चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही थी और निशी भी दिखाई दे रही थी और जो कि फर्श पर बैठी हुई घुटनों के बल मुंह छुपाकर जोर जोर से रो रही थी और बहुत ज्यादा दर्द में लग रही थी। निशी को तो अब खबर भी नहीं थी कि निर्भय कब से उसके कमरे में खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था।
थोड़ी देर तक ऐसे ही देखने के बाद निर्भय ने भी कमरे की लाइट ऑन करी और फिर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती है तो निशी ने अपना चेहरा उठाकर सामने की तरफ देखा तो निर्भय भी उसके सामने ही खड़ा हुआ था। निर्भय को वहां पर देखकर निशी को और भी ज्यादा रोना आ गया था और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी निर्भय ने भी अपनी दोनों बाहें फैला दी और फिर निशी भागते हुए निर्भय के गले लग जाती है और फिर और ज्यादा रोते रोते उसने अपना सिर निर्भय के सीने पर छुपा लिया था। तो निर्भय ने भी अब अपनी पकड़ उसके ऊपर कस ली थी और फिर थोड़ी देर तक तो कुछ भी नहीं बोलता है। वो दोनों ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। अब उसे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि शायद उसके छोटे से मजाक की वजह से निशी इतना ज्यादा रोई है, इतना ज्यादा तड़पी है। तो निशी अभी कुछ बोल नहीं रही थी और फिर निर्भय के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो अभी खुद को ही गिल्ट फील कर रहा था। थोड़ी देर के बाद निर्भय ने निशी को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर अपने शर्ट की बाजुओं से उसकी आंखों को अच्छे से साफ किया और फिर नाइट स्टैंड पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और फिर निशी की तरफ बढ़ा दिया उसे पिलाने के लिए। तो निशी ने भी थोड़ा सा सुबकते हुए वो पानी ले लिया और उसे एक ही बार में पी लिया। निर्भय ने भी ग्लास वापस से लिया और फिर से उसे नाइट स्टैंड पर रख दिया। निर्भय निशी को लेकर सीधा बालकनी में आ जाता है। बालकनी में एक झूला पड़ा हुआ था। निर्भय झूले पर बैठ गया और फिर उसने निशी को भी अपने गोद में ही बैठा लिया। दोनों ही एक ही झूले पर बैठकर झूला झूलने लगते हैं। तो निशी ने भी अब अपना सिर निर्भय के सीने पर रख लिया था। वो अभी भी बहुत ज्यादा सुबक रही थी। उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही थी जब सिया और निर्भय साथ में थे। निर्भय निशी के बालों को सहलाता हुआ बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बोलोगी क्या, बस रोती ही रहोगी। तो निशी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो निर्भय भी अब निशी के बालों को फिर से सहलाता रहता है और फिर उसने थोड़ी देर के बाद फिर से कहा कि कुछ तो बोलो, तुम ऐसे रोती रहोगी तो फिर कैसे काम चलेगा, प्लीज निशी कुछ तो बोलो, आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम जो बोलती नहीं हो ना उसे मैं महसूस करता हूँ, फिर भी तुम अगर अपने मुंह से कह दोगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं अब तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। तो बोलो निशी, बोलो निशी, बोल दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे पसंद करने लगी हो। और ये सुनकर तो निशी और भी तेज रोने लगती है। उसने अपना चेहरा निर्भय की गर्दन में छुपा लिया था और फिर निर्भय को तो हल्की हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और फिर दिल की धड़कनें भी अब डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। निर्भय को कहीं ना कहीं आज बहुत ही ज्यादा सुकून भी मिल रहा था। बंदरों की टुकड़ी जैसी भी थी लेकिन कभी भी किसी भी लड़की के करीब नहीं गई थी और फिर इसी वजह से निर्भय के साथ भी ऐसा हो रहा था। उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे लेकिन फिलहाल तो वो समझ रहा था कि निशी इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है और बहुत ही ज्यादा रो चुकी है। इसीलिए उसने निशी को खुद से दूर नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ उसके ऊपर और भी ज्यादा कस दी। थोड़ी देर तक तो अब दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती है और फिर करीब 10 मिनट के बाद निर्भय फिर से निशी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कुछ कहोगी या फिर नहीं। तो निशी निर्भय से थोड़ा सा दूर होती है और फिर उसने खींचकर एक पंच निर्भय के सीने पर मारा और फिर निर्भय की तो हल्की सी चीख निकल जाती है। निशी गुस्से में निर्भय की तरफ देखकर बोलती है कि जब सब कुछ महसूस करते हो तुम सब कुछ सुनना जरूरी है क्या मेरे मुंह से। तो निर्भय ने भी एक शरारत भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा कि हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी और फिर निशी ने एक और पंच निर्भय के सीने पर मारा और फिर से अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए प्यार से बोलती है नहीं, मैं नहीं बताने वाली हूँ, ना ही कुछ बोलूँगी, चुपचाप से रहूँगी ऐसे ही। अगर सब कुछ समझ में आता है तो फिर खुद ही समझ जाइए, मैं अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोलूँगी आपको। तो निर्भय के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने निशी के बालों को प्यार से चूम लिया और थोड़ी देर के बाद निशी निर्भय के सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए बोलती है कि क्या आप सच में सिया से प्यार करते हो, क्या आप उसे पसंद करने लगे हो। तो निर्भय ने भी मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, उसे तो संकल्प पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है, सिया तो बस मेरी बहन जैसी लगती है, वो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था जानबूझकर, लेकिन क्या करूं, कोई भी फायदा नहीं हुआ मुझे इस चीज का, तुमने तो उल्टा अपनी ही हालत खराब कर ली और फिर साथ में मेरी भी कर दी। मुझे लगा था कि थोड़ा सा तुम्हें जलस फील होगी, जला सा जलोगी और फिर अपने दिल की बात खुद ही आकर मुझसे कह दोगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा मैं ही ज्यादा बेचैन हो गया तुमसे भी। तो निशी भी फिर से निर्भय से थोड़ा सा दूर हुई और फिर नम आंखों से बोलती है कि हम शादी कब करेंगे निर्भय। तो निर्भय ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि पक्का मुझसे शादी करना चाहती हो तुम, राहुल से तो नहीं करोगी ना शादी। तो निशी ने फिर से एक पंच निर्भय के सीने पर जोर से मारा और फिर अब तो निर्भय ने भी निशी को फिर से अपने गले लगा लिया था और फिर अपनी बाहों में भर लिया और उसे हल्की सी किस कर दी। दोनों के बीच में बहुत देर तक ऐसे ही बातें होती रहती हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई थी कि निशी भी अब निर्भय से उतना ही ज्यादा प्यार करती थी कि जितना कि निर्भय उससे प्यार करता था।
दोनों ही अब खट्टी मीठी बात करते हुए वहीं झूले पर ही सो जाते हैं। निर्भय इस वक्त निशी के साथ प्यार में था। उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था निशी के साथ वक्त बिताने में। उसने सोचा भी नहीं था कि सुबह अगर मिस्टर सचादेवा ने उन दोनों को देख लिया तो फिर क्या होगा उसका। इस वक्त तो वो निशी को संभालने के लिए आया था और फिर उसने निशी को अच्छे से संभाल भी लिया था और फिर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई थी। वो दोनों ही आज सुकून से एक साथ सो रहे थे। दोनों ही बात करते करते वहीं झोले पर सो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प, जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में नींद तो जैसे कोसों दूर पर थी। उसकी आंखों के सामने तो बस बार बार अभी सिया का चेहरा ही आ रहा था, उसका मुस्कुराना, उसका चलना और उसके दुख दर्द। संकल्प न जाने कितनी लड़कियों के साथ डेट पर गया था, तो कितना से उसने ब्रेकअप भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं गया था और ना ही किसी लड़की ने उसे इतना ज्यादा परेशान किया था। अब संकल्प की नींद एकदम से उड़ चुकी थी। उसके दिल को पूरी तरह से बेचैनी होने लगी थी। और भी ज्यादा संकल्प की लव स्टोरी में एक सबसे खराब बात यह थी कि सिया किसी और से प्यार करती थी और ये बात तो संकल्प को अभी तक पता भी नहीं थी कि सिया की लाइफ में उससे पहले ही कोई लड़का है। बहुत ज़्यादा बेचैन होने के बाद संकल्प एकदम से खड़ा हुआ और फिर वो अपने कमरे से निकला और फिर कोई भी हॉल में इस वक्त नहीं था। उसने एक राहत की सांस ली और फिर सीधा सिया के कमरे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिया भी किस कमरे में रह रही है और शायद वो किसी के साथ तो नहीं रह रही है। तभी उसने निव्यांश के कमरे से उल्टियों होने की आवाज़ सुनी। तो संकल्प ने भी निव्यांश के कमरे के पास जाते हुए उसे देखा। उसने जल्दी से गेट को खोलकर देखा तो गेट खुला ही हुआ था, लेकिन ना तो वहाँ पर नियति थी और ना ही निव्यांश था। और तभी उसने फिर से उल्टी होने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बाथरूम से आ रही थी। संकल्प बिना सोचे समझे ही अब सीधा वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहां पर जाकर उसने देखा तो नियति भी वॉमिटिंग कर रही थी और निव्यांश भी उसे संभाल रहा था। दोनों ही अब बाथरूम में थोड़ा थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। तभी संकल्प भी अब जोरों से चिल्लाता है, मैं चाचू बनने वाला हूँ, मैं चाचू बनने वाला हूँ। तो निव्यांश और नियति ने तो अचानक से अपने बाथरूम में जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनी। तो दोनों ने ही अब पलट कर देखा तो संकल्प एक मुस्कुराहट के साथ दोनों को घूर रहा था और अपनी आईब्रोज को चला रहा था। उन दोनों को देखकर तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उसे एक चीज़ क्लियर भी नहीं थी कि वो सच में चाचू बनने वाला है भी या नहीं। तो संकल्प की बात सुनकर तो निव्यांश की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर संकल्प तो उन्हें के बेड पर चढ़कर नाचने लगा था और चिल्ला रहा था, मैं चाचू बन गया, मैं चाचू बन गया। और फिर उसने नियति और निव्यांश को प्यार से देखा, जो कि हैरानी से अभी उसे ही घूर कर देख रहे थे। निव्यांश भी नियति को अब बाथरूम से लेकर बाहर आ जाता है और फिर उसने उसे सोफे पर आराम से बैठाया और फिर संकल्प की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि संकल्प, पहले तो मुंह बंद कर ले यार, क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, इतना ज़्यादा मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। संकल्प डांस करता हुआ एकदम से रुक गया और फिर उसने नियति की तरफ देखते हुए कहा कि भाभी भाभी मैं सही कह रहा हूँ ना, ये बात बिल्कुल सच है, आप प्रेग्नेंट हो ना, तभी आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, मुझे पता है आप प्रेग्नेंट हो। तो नियति ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर तो निव्यांश की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और फिर निव्यांश भी अब नियति की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने। तो नियति बोलती है कि शायद मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और संकल्प सही बोल रहे हैं। ये सुनकर तो संकल्प फिर से नाचने लगता है और फिर एक तरफ नियति जो कि बैठी हुई थी और एक तरफ संकल्प जो कि बहुत ही पागलों की तरह नाच रहा था। ऊपर से निव्यांश बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसने सबसे पहले संकल्प की बाजू पकड़ी और फिर उसे बेड से नीचे उतारता हुआ गुस्से से बोलता है कि यार पहले तू अपना ये मुजरा बंद कर ले, तेरा मुजरा देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पहले कंफर्म करने दे, चुपचाप से यहाँ पर बैठ जा। इतना कहकर उसने संकल्प को बेड पर बैठा दिया और फिर नियति के पास जाकर बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पहले मुझे बताना तो चाहिए था। तो नियति बोलती है कि मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे खुद ही कंफर्म नहीं था, जब कंफर्म होगा तभी तो बताऊंगी ना आपको। उससे पहले ही संकल्प यहाँ पर आकर कूदने लगा, इसमें मेरी क्या गलती है। तो संकल्प भी अब नियति के पास आकर बोलता है कि इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली क्या बात है भाभी, वो ऐड आती है ना, अरे वो टीवी पे जो ऐड दिखाते हैं क्या बोलते हैं उसे, आपको याद है क्या। इतना कहकर संकल्प अपने सिर को खुजाने लगता है क्योंकि उसे अभी प्रेगनेंसी किट का नाम याद नहीं आ रहा था और तभी वो अपने सिर को बार बार खुजाकर इधर उधर कोशिश कर रहा था याद करने की। तभी नियति ने भी मुस्कुराकर संकल्प के गालों को अपने एक हाथ से प्यार से पकड़ा और फिर हल्का सा उस पर हिलाते हुए बोलती है कि यार इतना ज़्यादा
दिमाग क्यों लगाता है तू? हमेशा बस इन्हीं सब चीज़ों में दिमाग लगता रहता है तेरा। मैं कर लूँगी चेक, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू जा, लेकिन अभी किसी को भी बताना मत इस बारे में, पहले मैं कंफर्म कर लूँगी, उसके बाद ही सबको बताऊँगी। तो संकल्प भी मुस्कुरा कर बोलता है कि हाँ हाँ मेरी प्यारी भाभी, नहीं बताऊँगा मैं किसी को भी। वैसे भी मैं किसी को और काम से जा रहा था ना, लेकिन यहाँ पर आ गया, कल कंफर्म करके मुझे पहले बता देना। अब मैं चलता हूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था। इतना कहकर उसने नियति की तरफ अपनी आंख मारी और फिर निव्यांश को देखकर एक बड़ी सी मुस्कान पास की और फिर एक शरारत भरी चीज करके वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाते ही निव्यांश, जो कि नियति को घूर घूर कर देख रहा था, तो नियति बोलती है कि अब आप ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता था। अब मैं कल कंफर्म करूँगी तभी तो आपको बताऊँगी, मुझे खुद ही पहले कंफर्म नहीं था इस चीज़ को। तो संकल्प भी अब चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर कमरे से बाहर निकला और फिर सिया के कमरे को ढूंढने लगता है। अभी तो सिया ने संकल्प की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और फिर तभी संकल्प के होश तो एकदम से उड़ चुके थे। उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था सिया का इतना ज़्यादा इग्नोर करना। अगर सिया गलती से थोड़ा सा संकल्प की तरफ देखकर मुस्कुरा भी देती तब तो पता नहीं संकल्प अपने दिल पर हाथ रखकर आशिक ही बन जाता सिया का और क्या ही कर देता। फाइनली संकल्प को सिया का कमरा मिल ही गया था। संकल्प धीरे से उस कमरे में चला जाता है। उसने देखा तो सिया भी बहुत ही आराम से बेड पर सो रही थी, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे वो धनराज अंकल के जाने के बाद आज ही पहली बार इतना सुकून से सो रही हो। एकदम सुकून भरी नींद से वो सो रही थी। संकल्प कुछ देर तक अब तो अभी उसे प्यार से देखता रहता है। उसके चेहरे से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी और फिर उसने वो भी अपनी आदतों से मजबूर होकर सिया के पास आकर लेट गया और फिर उसे करीब से देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद संकल्प ने सिया का हाथ पकड़ा और फिर उसके नरम से हाथों को प्यार से चूम लिया और फिर अगले ही पल संकल्प ने सिया को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर आंख बंद करके उसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगता है। संकल्प अभी सिया के पास ही आराम से लेट गया था और फिर सिया, जो कि नींद में थोड़ा सा कसमसाती है, लेकिन संकल्प ने अपनी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली नहीं की थी और फिर तभी संकल्प की कमर पर किसी ने एक मुक्का जोर से मारा और फिर संकल्प ने भी अपनी कमर आगे की और फिर थोड़ा सा दर्द में बोलता है कि आई मम्मी, किसने मारा है मुझे? और फिर जैसे ही उसने अपने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर दिशा खड़ी हुई थी और फिर गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी संकल्प बच्चा सा मुंह बनाकर बोलता है कि आई मम्मी, इतनी तेज कैसे मार देती हो आप? तो दिशा धीरे से और दांत पीसते हुए बोलती है कि सिया के पास क्या कर रहे हो तुम? उठो उठो यहाँ से अभी के अभी, वो सो रही है ना, उठो जल्दी से, वरना खींच कर एक चांटा तेरे मुंह पर लगाऊंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई सिया के पास लेटने की? संकल्प ने एक नज़र अभी दिशा की तरफ देखा और फिर एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना सलाइवा गटक लिया। उसने उस कमरे को देखा, वो तो कमरा उसकी माँ और पापा का ही था। संकल्प ने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो सिया के ख्यालों में अपने माँ पापा के कमरे में ही आ गया है और उसे पता भी नहीं था कि सिया उसके माँ पापा के कमरे में सो रही है। तो संकल्प ने धीरे से सिया को छोड़ा और फिर बेड से उतर कर खड़ा हो जाता है। तो दिशा ने भी संकल्प की बाजू पकड़ी और फिर खींच कर मारा और फिर धीरे से बोलती है कि क्या कर रहा है तू? इस लड़की के साथ क्या कर रहा था? बदतमीजी कर रहा था? बता मुझे, क्या कर रहा था तू सिया के पास? तूने इसे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो फिर इसके पास आकर क्यों लेट गया तू? इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? संकल्प कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और ना ही वो कुछ बोलता है। वो तो बस अपने आप को बचाता हुआ बोलता है कि माँ, मुझे क्या पता था कि ये सिया है, मुझे लगा था कि आप हो, इसीलिए मैं आपके पास आकर लेट गया था, क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था इसीलिए। तो दिशा भी हाथ बांध कर बोलती है कि तुझे मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ क्या? आज से पहले तो तू कभी भी मेरे पास नहीं आया था, कभी भी तुझे डर नहीं लगा था। या तो फिर किट्टू के पास भी आ जाता तू, या फिर अवनी भाभी के पास में चला जाता। जल्दी बता क्यों आया था तू इस कमरे में, बता मुझे। तो संकल्प ने भी जल्दी से शुभ को अपने अंदर प्रवेश किया और फिर बहुत ही मासूम नजरों से अपनी माँ की तरफ प्यार से देखकर बोलता है कि माँ, मैं सच में आपकी याद में यहाँ पर आ गया था, मुझे आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं बड़ा हो गया हूँ और फिर आप मेरे पास आती नहीं हो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको गले लगाकर आराम से सो जाऊंगा और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और मुझे नींद भी आ जाएगी, आपके पास आकर सो जाऊंगा। मुझे क्या
क्या पता था कि सिया यहाँ पर सो रही है। मुझे लगा कि आप हो तो मैंने आपको अपने गले लगा लिया, मतलब सिया को अपने गले लगा लिया। दिशा तो अब किट्टू जितनी ही मासूम थी, उसे भी अपने बेटे की ऐसी नौटंकी पर यकीन हो गया था और वो भी उसकी बातों में आ गई थी। उसने भी प्यार से सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तो ठीक है, तुम वहाँ पर जाओ और आराम से सो जाओ। चलो चलो चलकर सोफे पर लेट जाओ। इतना कहकर दिशा संकल्प को खींचते हुए सोफे के पास लेकर आ जाती है। संकल्प सोफे पर आराम से लेट गया और फिर दिशा ने संकल्प को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर उसके माथे को सहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद संकल्प बोलता है कि माँ, वैसे ये आपके कमरे में क्यों सो रही, और फिर आपने पापा को कहाँ पर भगा दिया? पापा तो कमरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दिशा भी संकल्प की तरफ देखते हुए बोलती है कि भगाया नहीं है, वो स्टडी रूम में है और फिर इसे अकेला डर लग रहा था, इसीलिए मेरे पास आकर सो गई। एक बात कहूँ, सिया ने बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं, बहुत ही मुश्किल से प्रताप हाउस तक पहुंची है। ये देख लेना, इसके मामा मामी को भगवान माफ नहीं करेंगे। कभी भी इसके मामा मामी और इसकी बहन संजना कभी भी खुश नहीं रहेगी बेटा। संकल्प ने एक नज़र सिया की तरफ प्यार से देखा और फिर मन ही मन बोलता है कि अरे माँ, भगवान तक जाने की क्या ज़रूरत है, उनकी बैंड तो मैं और निर्भय ही बजा देंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी हम दोनों को। दिशा कुछ देर तक तो अब संकल्प के माथे को प्यार से सहलाती रहती है और फिर संकल्प भी धीरे धीरे सोफे पर ही सो गया था। अगली सुबह निव्यांश अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था और नियति जो कि वॉशरूम में गई हुई थी। निव्यांश का दिल तो जोरों से धड़क रहा था और दिल काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। वो तो बस अभी गुड न्यूज़ ही सुनना चाहता था नियति के मुंह से, और थोड़ी देर में ही नियति भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और फिर वो निव्यांश को देख रही थी और निव्यांश उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प ने भी अंगड़ाई तोड़ी तो वो सीधे कमरे में देखा तो अकेला ही था। उसने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे और संकल्प कमरे से निकलकर सीधा डाइनिंग एरिया में चला जाता है, जहां सब बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे। संकल्प ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और फिर चेयर खींचकर बैठ जाता है। तभी अवनी गुस्से में बोलती है कि नहाना तो होगा नहीं तुझे, बस उठा और फिर आकर सीधा यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ आकर बैठ गया। चल चल जल्दी से चल, उठकर नहा ले पहले, फिर आकर कुछ नाश्ता कर ले। तो संकल्प ने भी बच्चा सा थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि अरे बड़ी माँ, बस एक कप चाय दे दो ना मुझे, उसके बाद नहा लूँगा, अभी बस सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ एक कप चाय दे दो। अवनी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जाकर नहा ले पहले। तभी निव्यांश और नियति के कमरे से जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है। पूरी फैमिली ने अभी निव्यांश और नियति की कमरे की तरफ देखा तो थोड़ा थोड़ा सा हैरान हो गए थे और फिर तभी संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो तो पहले से ही समझ गया था कि नियति प्रेग्नेंट है और फिर इसी की खुशी शायद निव्यांश मना रहा था। संकल्प अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर अपनी पूरी फैमिली को देखने लगता है, जो कि निव्यांश के कमरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। बहुत लोगों को डर भी लग रहा था कि आखिर ऐसे वहां पर से चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है। चीखने की आवाज़ अभी भी पूरे जोरों पर थी, खासकर निव्यांश की। वो तो बहुत ही तेज तेज से चिल्ला रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था। और फिर तभी नील एकदम से बोलता है कि यार इस लड़के को हो क्या गया है, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह। जैसे ही नील डाइनिंग टेबल की और चेयर से उठा और फिर वैसे ही संकल्प एकदम से बोल पड़ता है कि अरे बड़े पापा, कुछ भी नहीं हुआ है, आप दादा बनने वाले हो और इसीलिए भाई खुशी के मारे चिल्ला रहा है। सब हैरानी से अभी संकल्प को देखने लगे थे और फिर जैसे उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश भी कर रहे हो। तभी रुद्र ने धीरे से संकल्प की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या क्या कहा तूने, क्या तू सच कह रहा है? तो संकल्प बोलता है कि अरे बड़े पापा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, स्नो वाइट प्रेग्नेंट है और फिर इसीलिए तो भाई खुशी में इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था, अब तो भाभी भी कंफर्म कर चुकी होंगी और फिर शायद इसीलिए भाई इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है और उन्हें पता चल गया है कि भाभी प्रेग्नेंट है और आप सब दादा दादी बनने वाले हो। ये सुनते ही सब संकल्प को अभी भी आंखें फाड़े हैरानी से देख रहे थे और फिर तभी सब एक साथ जोरों से चिल्लाते हैं और फिर संकल्प ने भी अपने दोनों कानों को हाथ से कवर कर लिया था और फिर अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और खुद के ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार सच कहते हैं बड़े पापा, क्या पागल फैमिली है मेरी, पूरी की पूरी फैमिली पागल है, पागल एक तरफ से पागल हो जाती है। इधर दूसरी तरफ
सचादेवा हाउस की बालकनी में दो प्रेमी दुनिया से बेसुध होकर एक ही झूले पर सो रहे थे। ना तो निर्भय को होश था और ना ही निशी को होश था। बहुत दिनों के बाद दोनों के बीच में कुछ प्यार भरा मोमेंट क्रिएट हुआ था। दोनों ही एक साथ चैन की नींद सो रहे थे। तभी अरमान निशी के कमरे में आता हुआ बोलता है कि निशी निशी अभी उठी नहीं हो तुम? चलो चलो प्रताप हाउस चलना है, पता है ना कि तुझे आज हमारी मेहंदी का फंक्शन है। अरमान ने पूरे कमरे में देख लिया था लेकिन उसे निशी अभी भी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। उसे लगा कि शायद निशी अभी तैयार होकर नीचे चली गई होगी और फिर इसीलिए वो भी नीचे आ जाता है। नीचे आकर उसने देखा तो शिखा कुछ गिफ्ट्स को अरेंज कर रही थी। शिखा बोलती है कि निशी को बुलाकर नहीं लाया तो अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आई? तो अरमान बोलता है कि वो तो अपने कमरे में ही नहीं है माँ। और तभी शोभित ने भी अपनी आंखों पर थोड़ा सा चश्मा उतारा और फिर उसका दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। उसने अरमान को देखते हुए कहा कि ढंग से देख कर आओ, कमरे में ही होगी। और कहाँ चली गई वो? यहाँ तो है नहीं तो बस कमरे में ही होगी। जाकर सही से उसे देख कर आ और बुला कर लेकर आ। बस फिर क्या था कि सब अब निशी को घर में ढूंढने लगे थे लेकिन किसी ने भी निशी की बालकनी में जाकर नहीं देखा था। आखिरकार सबके चेहरे पर अब पसीना आ गया था और सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनका दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था। शोभित को तो अब अपने सारे दुश्मन याद आ गए थे। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बेटी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया हो और फिर शायद उसी की दुश्मनी के चलते में उसकी बेटी आज खतरे में हो। तो निशी को ढूंढते हुए अब शोभित निशी के कमरे में आ गया था और फिर बिना सोचे समझे ही जैसे ही वो बालकनी में गया उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। शोभित काफी ज्यादा गुस्से में निर्भय और निशी को घूर कर देख रहा था। हालांकि उन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। उसके बाद भी शोभित को ऐसे निर्भय का घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हालांकि उन्होंने कभी भी निर्भय को निशी से मिलने से नहीं रोका था। निशी और निर्भय तो अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, नहीं ज्यादा तो थोड़ा बहुत तो वो आपस में बात किया करते थे, मगर फिर भी इस तरह से घर आना, अभी निशी को अपनी गोद में लेकर सोना बिल्कुल भी अभी शोभित को नहीं अच्छा लग रहा था कि निर्भय निशी को अपनी गोद में लेकर ऐसे झूले पर सो रहा है। तो शोभित भी गुस्से से चिल्लाता है, शिखा शिखा। शोभित के चिल्लाने से अभी निशी और निर्भय दोनों की ही आंखें एकदम से खुल जाती हैं और फिर निशी ने भी निर्भय की तरफ देखा और निर्भय तो आंखें फाड़े बस शोभित को ही देखे जा रहा था और फिर शोभित भी एकदम से लाल आंखों से निर्भय को घूर रहा था। निर्भय ने भी अपना सलाइवा गटक लिया और फिर निशी ने भी मुस्कुराकर निर्भय की तरफ देखा और फिर से उसकी गर्दन से अपना चेहरा छुपा लिया और बोलती है कि आई लव यू। निर्भय अभी कहाँ उसका आई लव यू सुन रहा था, उसे तो बस शोभित का गुस्सा दिखाई दे रहा था जो कि गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था। निर्भय की तो हवा टाइट हो चुकी थी, उसे तो अब बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। इतने में ही निशी फिर से बोलती है निर्भय से कि मैंने कुछ कहा है, सुना नहीं आपने क्या? तो निर्भय ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोलता है कि आई लव यू बाप। और फिर अब निशी ने भी हल्का सा चेहरा उठाया और फिर निर्भय की तरफ देखकर बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम? तो निर्भय ने भी आंखों ही आंखों में निशी को पीछे देखने का इशारा किया और फिर निशी ने भी जैसे ही अपने पीछे देखा तो उसके दिल की धड़कनें तो एकदम से तेज हो गई थी। वो भी एकदम से हड़बड़ा कर उठने लगती है और फिर जैसे ही वो उठी वैसे ही वो गिरने को ही, लेकिन तभी निर्भय ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। इतने में ही अरमान और शिखा भी निशी के कमरे में आ गए थे। उन दोनों ने भी निशी और निर्भय को एक साथ एक ही झूले पर देखा तो दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई थी। करीब आधे घंटे के बाद सब सचादेवा हाउस में बैठे हुए थे। निर्भय तो अब नील के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और शोभित जो कि सोफे पर गुस्से से बैठा हुआ था अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने भी गुस्से में निर्भय की तरफ घूर कर देखा तो निर्भय ने अपनी नजरें फिर से इधर उधर फेर ली और फिर नील ने धीरे से निर्भय के कान में कहा कि तुझे ये थोड़ी ना कहा था मैंने कि तू पूरी रात उसके घर पर ही रुक जाना, उसके साथ झूले पर ही सो जाना। तो निर्भय भी अब धीरे से उसके कान में बड़बड़ाते हुआ बोलता है कि अरे बड़े पापा, वो बहुत ज्यादा रो रही थी ना तो मैं उसे चुप करा रहा था और फिर हम दोनों की आंखें कब लग गई पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं उसे लेकर उस झूले पे ही सो गया था। सुबह आंखें खोली तो ससुर जी मेरे सामने खड़े हुए थे जो कि गुस्से से मुझे घूर रहे थे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? निहाल भी अब सुलगती हुई आंखों से निर्भय को ही घूरे जा रहा था। निर्भय ने फिर से नील के कान में धीरे से कहा कि बड़े पापा, ये आपका बहनों ही मुझे इतना ज्यादा घूर क्यों रहा है? क्या करूं मैं? ये तो मुझे जैसे आज ही अपनी आंखों में ही खा जाएगा। नील ने भी निहाल की तरफ देखा और फिर आंखें नीचे करने का इशारा किया, लेकिन निहाल तो गुस्से में अभी नील को भी देखे जा रहा था और नील जो कि अब गुस्से से डर गया था और फिर इधर उधर देखने लगता है। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।